Hello everyone, welcome back to our channel Physiocator. So our today's topic is biomechanics of bowling. बायोमैकेनिक्स ऑफ बॉलिंग पढ़ने से पहले हम बायोमैकेनिक्स को जान लेते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज़ में हमें बायोमैकेनिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बायोमैकेनिक्स, अगर हम इस वर्ड को ही डिफ्रेंशिएट करें, उसे तोड़ के पढ़ें, बायो मीन्स हमारी ह्यूमन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेफ़र किया गया है, एंड मैकेनिक्स इज़ बेसिकली मूवमेंट। सो द स्टडी ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। अब जो बायोमैकेनिक्स है वो मेनली हमारे दो कंसिडरेशंस के अंदर आती है। सबसे पहला हमारा काइनेटिक्स एंड दूसरा काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स हमारा रेफर करता है जो फोर्सेस हमारी जनरेट कर रही हैं मसल्स। सो द फोर्सेस विच आर जनरेटेड बाय द मसल्स कम्स अंडर काइनेटिक्स। वेयर एज जो काइनेमेटिक्स है इसमें हमारी आएगी मूवमेंट। जो हमारी मसल्स फोर्सेस जनरेट कर रही हैं उसके द्वारा जो हमारी बॉडी सेगमेंट मूवमेंट परमिट कर रही है उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। सो एक जो लिंक बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स हमारा प्रोड्यूस करती है बायोमैकेनिक्स को। अगर हमारी मसल्स फोर्स जनरेट नहीं करेंगी तो बॉडी मूवमेंट नहीं होगी, बॉडी मूवमेंट नहीं होगी तो हम बायोमैकेनिक्स नहीं पढ़ सकते। सो एक अच्छा इंटरलिंक बिटवीन काइनेटिक एंड काइनेमेटिक होना बहुत ज़रूरी है हमें बायोमैकेनिक पढ़ने के लिए। अब हम बायोमैकेनिक्स हम स्पोर्ट्स इंजरीज़ में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बायोमैकेनिक्स अगर हमारा डिफ़ॉल्टी है, हमारी फोर्स जो लग रही हैं या फिर हमारा जो पैटर्न है, टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फॉल्टी है, उससे हमारी जो इंजरीज़ होनी है स्पोर्ट्स में वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। सो इट रेफर्स टू द डिटेल्ड एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ ह्यूमन मूवमेंट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ठीक है, करेक्ट बायोमैकेनिक्स प्ले अ की रोल इन बोथ परफॉर्मेंस एंड इंजरी प्रिवेंशन। सो करेक्ट बायोमैकेनिक बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी परफॉर्मेंस और इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। अगर फॉल्टी बायोमैकेनिक्स होगी तो वो हमेशा एक पोटेंशियल कॉज थ्रेटन करेगी हमारी नॉन ट्रॉमेटिक स्पोर्टिंग इंजरीज़ के लिए। नॉन ट्रॉमेटिक स्पोर्टिंग इंजरीज़ क्या होती हैं कि कोई भी हमें ट्रॉमा नहीं हुआ है, डायरेक्ट हमें कोई भी जैसे बॉल हुआ वो हिट नहीं हुई है, बट हमारी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बायोमैकेनिक्स है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, अगर उसमें फॉल्ट है, उसमें दिक्कत है, तो जो फोर्सेस वगैरह हैं वो इम्प्रॉपर होंगे, जिसकी वजह से एट लास्ट हमें इंजरी के ओवरलोडिंग ओवरयूज़ इंजरीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। तो अब जो फॉल्टी बायोमैकेनिक्स है ये बेसिकली हम दो चीज़ों के अंदर पढ़ते हैं, स्टैटिक एबनॉर्मेलिटीज़ एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़। नाम से पता चल रहा है स्टैटिक मतलब वो एक ही जगह पे है, एनाटमिकली हमारी जो विद एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं उसे हम बोलते हैं स्टैटिक एबनॉर्मेलिटीज़। अब एनाटमिकल बोले तो जैसे कि हमारी कोई भी स्ट्रक्चरल जो इशू होंगे, जैसे LLD लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। जैसे एक लेग अपेरेंटली हमारा देखने को छोटा मिलता है, 1 इंच या 2 इंच हमारा छोटा शॉर्टर लेग होगा, एक हमारा कंपैरेटिवली लॉन्गर लेग होगा, तो उसमें हमें ये बायोमैकेनिक्स हमारी फॉल्टी होगी क्योंकि हमारा पेल्विस एक तरफ ज़्यादा टिल्ट करेगा, हेड हमारा शोल्डर एक तरफ टिल्ट करेगा, तो उस वजह से एट लास्ट हमारी स्पोर्टिंग इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड इज़ जेन्यूवेल्गम। जेन्यूवेल्गम इज़ जब हमारी जिसे हम नॉक नीज़ भी बोलते हैं, जो दोनों नीज़ होती हैं वो हमारे पास पास आ जाती हैं। वेलगम, गम से याद रख सकते हैं कि जेन्यू मतलब नी और वेलगम गम हमारा चिपक रहे हैं दोनों नीज़, तो जिन्हें हम नॉक नीज़ कहते हैं। जेन्यू वेलगम होगा, सो जैसे ये हमारे जेन्यू वेलगम है, इसमें क्या होगा हमारा जो फुट है वो ऑटोमेटिकली प्रोनेशन में चला जाएगा जब हमारा जेन्यू वेलगम होगा। अब फुट प्रोनेशन में जाएगा तो जो हमारा COG आ रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हमारा मीडियली शिफ्ट होगा, क्योंकि प्रोनेशन में क्या होता है हम मीडियली फुट को अंदर की तरफ रखते हैं, जिससे कि बाहर की तरफ प्रोनेशन में हमें इवर्जन, डॉर्सिफ्लेक्शन और एबडक्शन देखने को मिलता है। सो जो हमारा COG है वो मीडियली शिफ्ट हो जाएगा, एट लास्ट वो हमारे फोर्सेस पे इफेक्ट करेगा और हमारे जो बायोमैकेनिक जो मूवमेंट परमिट हो रही है बार बार उस डिफ़ॉल्टी बायोमैकेनिक्स के टेक्निक से हम करते करते हमें इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा इज़ फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़, हम सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा अनैटमिकली हमारी कोई स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर हमारी कोई इंजरी या फिर हम जो मूवमेंट परमिट कर रहे हैं वही गलती है, उसमें हम गलत मूवमेंट परमिट कर रहे हैं उसकी वजह से जो हो जाए, इट में अकर फॉलोइंग इंजरी के बाद या फिर बिकॉज ऑफ पुअर टेक्निक्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रनिंग विद एक्सेसिव एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और लंबर लॉर्डोसिस में रिजल्ट इन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन। अगर हम रनिंग कर रहे हैं उसमें हमारा एक्सेसिव एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है या फिर लंबर लॉर्डोसिस हमारा ज़्यादा एक्सेजरेटेड है, उससे हमारा क्या होगा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो सकता है। सेकेंड हमारा पुअर टेक्निक, अगर थ्रोइंग टेक्निक में हमारी गलती है उससे हमारी शोल्डर इंस्टेबिलिटी के चांसेस होते हैं। और वो हम नेक्स्ट
जो हमारा बैक हैंड ड्राइव टेक्निक होती है, ये तो सभी को पता होगा, टेनिस एल्बो, जिसे हम एक्सटेंसर टेंडिनोपैथी भी बोलते हैं। अगर हम बैक हैंड स्ट्रोक बार बार करते हैं तो उससे हमारे एक्सटेंसर जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। तो ये सारी हमारी फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो एट लास्ट हमें फॉल्टी बायोमैकेनिक्स के लिए लीड कर सकती हैं। तो बायोमैकेनिक्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ में। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बायोमैकेनिक्स ऑफ बॉलिंग। Now, bowling or throwing a ball is a whole body activity involving the transfer of momentum and propulsive force from body to the ball. सो बॉलिंग और जो थ्रोइंग है, जो हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं, वो क्या है, हमारी होल बॉडी एक्टिविटी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम एंड प्रोपल्सिव फोर्स फ्रॉम बॉडी टू बॉल। मोमेंटम क्या होता है, हमारी स्पीड ऑफ मूवमेंट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो मूवमेंट की स्पीड है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और प्रोपल्सिव फोर्स क्या हो गया हमारा, काइनेटिक्स, एंड मोमेंटम क्या हो गया हमारे काइनेमेटिक्स। तो हम काइनेटिक्स और काइनेमेटिक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम बॉडी, अपनी बॉडी सेगमेंट से टू दी बॉल, जिसकी वजह से वो प्रोपल्सिव फोर्स से बॉल आगे की तरफ फेंकेगी। Next is the activity starts with the derive from the large long muscles and rotation of the hips and progress through the segmental rotation of the trunk, shoulder, elbow and through the small muscles of forearm, hand transferring propulsive force to the ball. सो इसमें क्या लिखा है, जो हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, बॉलिंग एक्टिविटी जो हमारी स्टार्ट हो रही है, उसमें मेनली हमारी जो लेग की लार्ज मसल्स होती हैं वो सबसे पहले एक्टिवेट होती हैं। देन हमारे जो हिप पर रोटेशन होगी, ट्रंक जो एक्सटेंसर्स हैं वो हमारे एक्टिव होंगे। उसके बाद हमारे अपर लिम्ब की तरफ फोर्स जनरेट होगी, जिससे हम आगे अपने बॉल को प्रोपेल कर पाएंगे विद द हैंड। सो एट लास्ट द बैक, ट्रंक एंड हिप सर्व्स एज अ सेंटर ऑफ रोटेशन। जो बैक है हमारी, ट्रंक है और हिप जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन की तरह वर्क करते हैं। एंड अ ट्रांसफर लिंक फ्रॉम लेग टू द शोल्डर, क्योंकि हमारी जो सबसे पहले जो फोर्स जनरेट हो रही है, एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, वो लेग से होगी एंड वो कहाँ पे जाएगी, टूवर्ड्स द शोल्डर, देन हमारे आर्म, देन फोर आर्म, देन हैंड, फिर वो जो बॉल है उसे हम थ्रो कर देंगे, बॉल रिलीज हो जाएगी। सो द बॉलिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू मेनली 4 फेजेस। अब जो हम ये बायोमैकेनिक्स ऑफ बॉलिंग पढ़ रहे हैं वो मेनली हमारे 4 फेजेस में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन और वाइंड अप फेज, सेकेंड इज़ कॉकिंग फेज, थर्ड इज़ एक्सेलरेशन फेज एंड फोर्थ इज़ डिसेलरेशन फेज। डिसेलरेशन फेज का एट लास्ट हमारा फॉलो थ्रू फेज आता है, इसे हम अलग से पढ़ेंगे। सो प्रिपरेशन और वाइंड अप फेज़ मेनली हमारा जो कॉकिंग फेज़ है और प्रिपरेशन फेज़ है, ये 80% जो टाइम सीक्वेंसेस है वो इसमें लगता है। एक्सेलरेशन एक हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन फेज़ है, उसमें हम 2% ही हमारा टाइम सीक्वेंस जाता है, और डी एक्सेलरेशन और फॉलो थ्रू अप फेज़ में हमारा 18% जाता है। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे वाइंड अप फेज़ से। वाइंड अप फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग वाइंड अप फेज द बॉडी रोटेट्स सो दैट द हिप एंड शोल्डर आर एट 90 डिग्रीज टू द टारगेट। मतलब कि जो हमारा लीड लेग होगा, जो कि सबसे आगे की तरफ होगा, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारे जो शोल्डर और जो हिप है वो हमारे 90 डिग्रीज पर होंगे, कि मतलब हमारी जो नीज़ है वो लिफ्ट करेंगी, और जो हमारा एंगल बनेगा ट्रंक और नी के बीच में वो 90 डिग्रीज़ का बनेगा। तो मैक्सिमली हम नी को लिफ्ट करेंगे। द मेजर फोर्सेज अराइज इन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। जो सबसे पहले मेजरली हमारी फोर्सेज अराइज होंगी वो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, जो लोअर लेग्स में से वहाँ से स्टार्ट होंगी। एंड डेवलप अ फॉरवर्ड मूविंग कंट्रोल्ड फॉल। एक वो ऐसी फोर्स जनरेट करेंगी जो जिससे कि हम थोड़े नीचे की तरफ झुकेंगे, फॉरवर्ड मूविंग होगी वो, और कंट्रोल्ड फॉल जिसे हम बोलेंगे, कि फॉल जैसे हम फॉल करते हुए हम थोड़ा नीचे की तरफ झुकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड फॉल्स होगी, विद इन द लिमिट्स होगी। हिप फ्लेक्शन ऑफ द लीड लेग, जो हमारा आगे की तरफ है उस लेग में हमारा, क्योंकि हिप फ्लेक्शन होगा जब हम नी को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, तो हिप पर फ्लेक्शन होगा। तो हिप फ्लेक्शन ऑफ द लीड लेग रेजेस द COG इन पिचिंग। उससे क्या होगा, जब हमारा हिप फ्लेक्शन हो रहा है तो COG ऊपर की तरफ, सो हायर द COG लोअर इज द स्टेबिलिटी। सो ड्यूरिंग दिस फेज मसल ऑफ शोल्डर आर रिलेटिवली इनएक्टिव, क्योंकि मेनली हमारा लोअर लिम्ब में ही स्टार्ट हो रहा है, नी फ्लेक्शन हिप फ्लेक्शन हो रहा है, तो जो हमारी मसल्स ऑफ शोल्डर हैं वो रिलेटिवली इनएक्टिव होती हैं। और जो मसल एक्टिवेशन है वो मेनली कहाँ पे हो रहा है, एज द लीड लेग इज फ्लेक्स्ड द वेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लीड लेग टू द पाइवेट लेग। लीड लेग बोलेंगे जो हमारा लेग जिसमें हमारे हिप और नी फ्लेक्शन हो रहा है, और पाइवेट लेग जो कि हमारा पाइवेट की तरह वर्क कर रहा है, फिक्स्ड है पीछे की तरफ। जो पीछे वाला लेग है वो फिक्स्ड है हमारे ग्राउंड से, उसे हम पाइवेट लेग बोलेंगे।
एंड हिप abductors एडक्टर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ पाइवेट लेग, क्योंकि हमारा जो लीड लेग अब वो तो हवा में है, तो हमारा सारा का सारा वेट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, पाइवेट लेग में। पाइवेट लेग के भी जो हिप एबडक्टर्स हैं वो कंट्रोल करेंगे, एडक्टर्स वर्किंग में आएंगे, एक्सटेंसर्स जो हैं हमारे लेग के हिप के वो हमारे एक्टिवेट होंगे, वो एट लास्ट में क्या करेंगे, वेट अब्जॉर्बर की तरह वर्क करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट वाइंड अप फेज। नाउ सेकेंड फेज इज कॉकिंग फेज। कॉकिंग फेज क्या है, द कॉकिंग मूवमेंट पोजिशन the body to enable all body segments to contribute to ball propulsion। सो अब जो कॉकिंग मूवमेंट में उसमें हम ऐसी पोजीशन करते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो इनेबल करे कि हमारे जो सारे बॉडी सेगमेंट्स हैं वो मिलकर कंट्रीब्यूट करें बॉल प्रोपल्शन को, बॉल को आगे प्रोपेल करने के लिए, आगे फेंकने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, जो नाउ द लीड लेग ग्रेजुअली एक्सटेंड, जो अभी तक हमारे वाइंड अप फेज में जो हमारा लीड लेग था वो फ्लेक्स था, हिप पे फ्लेक्शन आ रहा था, नी पे फ्लेक्शन आ रहा था। तो कॉकिंग फेज में क्या होगा, जो लीड लेग होगा ग्रेजुअली एक्सटेंड्स एंड मूव टुवर्ड्स द बैटर, वो आगे की तरफ अपने पैर को एक्सटेंड करेगा। अब जो हमारा कॉकिंग फेज है हम उसे दो में डिवाइड करते हैं, अर्ली कॉकिंग फेज और लेट कॉकिंग फेज। अर्ली कॉकिंग फेज में क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज टू अलाउ अ लीनियर एंड एंगुलर मोशन ऑफ द ट्रंक। लीनियर मोशन होता है कि मूवमेंट अलोंग अ लाइन, एंड एंगुलर मोशन होता है कि अलोंग अ फिक्स्ड पाइवेट की वो जो सर्कुलर रोटेटरी मूवमेंट होती है। सो हमारी ट्रंक में हमारा जो अर्ली कॉकिंग फेज में उसमें दोनों मूवमेंट देखने को मिलेगी, लीनियर एंड एंगुलर मोशन विच लैंड्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द पाइवेट लेग, क्योंकि जब हमारा जो लीड लेग था वो हमारे आगे की तरफ आएगा, पाइवेट लेग से फ्रंट में आएगा, तो हमारा जो ट्रंक है वो लीनियर और एंगुलर मोशन दोनों में वर्क करेगा, जिसकी वजह से हमारे फिर एट लास्ट जो हमारे टोज हैं वो क्या करेंगे, पॉइंटिंग इन। जब हमारा वो पूरा जो लीड लेग है वो आगे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा ग्राउंड के, और फिर क्या करेगा वो अपना हमारे जो टोज हैं वो पॉइंटिंग इन करेंगे। इन कॉकिंग द शोल्डर मूव्स इनटू एबडक्शन, हमारा शोल्डर पहले एबडक्शन में जाएगा थ्रू फुल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, पूरा फुल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, एंड देन इनटू द मैक्सिमल एक्सटर्नल रोटेशन, स्कैपुला इज मैक्सिमली रिट्रैक्टेड। इसमें क्या है, हम बिल्कुल पीछे की तरफ अपने हाथ को लेके जाएंगे फुल एक्सटेंशन में, एबडक्शन में, और जो हमारा स्कैपुला है उसको मैक्सिमली रिट्रैक्ट करेंगे कि जो हमारी पैक्स है बिल्कुल स्ट्रेच्ड हों आगे की तरफ। इससे क्या है, जो ट्रंक है अब हमारा इसके बाद जो टेंसाइल फोर्स होंगी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी एब्डोमेन में, क्योंकि हम पूरा का पूरा आगे की तरफ जो शोल्डर का मूवमेंट है उसे पूरा स्ट्रेच हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो ट्रंक पे वो टेंसाइल फोर्स जनरेट होगी, स्ट्रेच फोर्स जनरेट होगी, और वो इंक्रीज़ करेगी। अब हमारा कहाँ कहाँ पे, हिप एक्सटेंसर, स्पाइन, वो सारा करेंगे, और लीड हिप इंटरनली रोटेट करेगा जस्ट प्रायर टू ग्राउंड कॉन्टैक्ट। लेट कॉकिंग फेज में क्या है, दिस कॉकिंग फेज एंड्स विद प्लांटिंग ऑफ द लीड लेग, जो हमारा लीड लेग है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया है, प्लांटर फ्लेक्शन में आ गया है नीचे ग्राउंड के कांटेक्ट में, एंड द बॉडी पोजीशन फॉर एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द लेग्स, ट्रंक्स, आर्म्स टू द बॉल। अब जो एनर्जी है वो हमारे लेग से आएगी ट्रंक की तरफ, ट्रंक से आएगी आर्म की तरफ, आर्म देन फोर आर्म देन हैंड, एंड एट लास्ट टू द बॉल। तो लेट कॉकिंग फेज में हमारे क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द थ्रोइंग आर्म, अप्रॉक्सीमेटली 175 डिग्रीज हम इतना एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं। तो इसीलिए जो हमारे मेनली जो शोल्डर इंजरीज़ हैं वो कॉकिंग फेज में देखने को मिलती हैं हमें। मेनली जो हमारे इम्पिंजमेंट्स होते हैं, शोल्डर इम्पिंजमेंट, सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट, वो हमें इस कॉकिंग फेज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो इतना एक्सटर्नल रोटेशन हो रखा है कि आगे की सारी मसल्स हमारी उस पर ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ पड़ती है, टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है, टेंसाइल स्ट्रेच जनरेट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन, थर्ड फेज। एक्सेलरेशन इज़ द मोस्ट एक्सप्लोजिव एंड द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ बॉलिंग। हमने पढ़ा था ये सिर्फ 2% हमारा पूरा टाइम सीक्वेंस में जो एक्सेलरेशन फेज है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है। द एक्सेलरेशन नाम से पता चल रहा है, एक्सेलरेशन मतलब स्टार्टअप, कुछ हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। द एक्सेलरेशन बिगिनस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, क्योंकि एट लास्ट हमने जो लेट कॉकिंग फेज में क्या छोड़ा था, हमारा शोल्डर जो मैक्सिमली एक्सटर्नल रोटेशन में था। अब एक्सेलरेशन में क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटर्नल रोटेशन से हमारा जो पूरा पॉइंट ऑफ बॉल रिलीज तक का फेज़ है उसे हम एक्सेलरेशन में कंसीडर करेंगे, कि हमने जो हमारा शोल्डर था वो पूरा एक्सटर्नल रोटेशन में था टू द हमारा जब हमारी बॉल रिलीज़ हुई तो वो पूरा ड्यूरेशन टाइम पीरियड जो है वो एक्सेलरेशन फेज में आएगा। सो द ट्रंक कंटिन्यूज टू रोटेट, जो हमारा ट्रंक है वो कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा एंगुलरली और लीनियरली, एंड टिल्ट एनर्जी ट्रांसफर्ड थ्रू अपर एक्सट्रीमिटी। ड्यूरिंग दिस फेज द शोल्डर मूव्स फ्रॉम मैक्सिमम एक्सटर्नल रोटेशन से अब क्या होगा, हम इंटरनल रोटेशन और रिडक्शन पे आएंगे। जब हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो हमें अपना पूरा
फ्लेक्शन में, सर्कमडक्शन में लाना पड़ेगा पीछे की तरफ से, और हमारा क्या होगा, शोल्डर इंटरनल रोटेशन में और हॉरिजॉन्टल एडक्शन में आएगा। अ रैपिड शोल्डर इंटरनल रोटेशन टेक प्लेस ऑफ शोल्डर मूव्स फ्रॉम 175 डिग्री, हमने पढ़ा था ऊपर एक्सटर्नल रोटेशन हमारा 175 डिग्री हो रहा था, तो 175 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन टू 100 डिग्रीज ऑफ इंटरनल रोटेशन, इतना चेंज हमारा इस फेज़ में आ जाता है। बॉल रिलीज टेक प्लेस बिटवीन 40 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज ऑफ ह्यूमरल एक्सटर्नल रोटेशन। एल्बो मूव करेगी हमारी 120 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन टू दी एक्सटेंशन, क्योंकि जब हम बॉल को रिलीज़ कर रहे हैं तो हमारी पूरी एल्बो एक्सटेंशन में आती है। द रिस्ट मूव्स इन टू फ्लेक्शन फ्रॉम एक्सटेंडेड पोजीशन। अब जो मेनली हमारी मसल्स हैं वो कौन कौन सी एक्टिवेट होंगी, सेरेटस एंटीरियर, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर हमारा प्रोपल्शन में जो हम आगे की तरफ प्रोट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे की तरफ बॉल को फेंकेंगे सेरेटस एंटीरियर एक्टिवेट होगी। पेक्टोरलिस मेजर और माइनर हमारी एक्टिवेट होंगी, क्योंकि एडक्शन में जा रहा है, पेक्टोरलिस माइनर हमारा एडक्शन कराएगी। लैटिसिमस डॉर्साई जब हम इंटरनल रोटेशन करा रहे हैं, ट्राइसेप्स जब हमारा एल्बो का एक्सटेंशन होगा, एंड सब स्कैपुलरिस जब हम इंटरनल रोटेशन कराएंगे। तो ये सारी मसल्स हमारे मेजरली एक्टिवेट होंगी जब हमारा एक्सेलरेट फेज होगा। नेक्स्ट इज डिसलरेशन फेज। डिसलरेशन नाम से पता चल रहा है, अब वो होगा टर्मिनेटिंग फेज, कि जब हमने बॉल रिलीज कर दी है उसके बाद। सो डिसलरेशन फेज में सबसे पहला हम पढ़ेंगे आर्म डिसलरेशन फेज। इट इज़ द मोस्ट वायलेंट फेज एज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ पॉइंट लोडिंग इज जनरेटेड ड्यूरिंग दिस फेज। इसमें हमारे सबसे वायलेंट फेज होता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमली हमारा जो फोर्स जनरेट होता है इस वाले फेज में। द फेज बिगिनस एट द बॉल रिलीज, क्योंकि हमने लास्ट जो छोड़ा था वो एक्सेलरेशन पे क्या था, बॉल हमारी रिलीज हो चुकी है। तो जो अब डिसलरेशन फेज में कहाँ से बिगिन होगा, बॉल रिलीज, एंड एट्स एट द मैक्सिमम शोल्डर इंटरनल रोटेशन एंड एल्बो एक्सटेंशन, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस वो मूवमेंट इंटरनल रोटेशन शोल्डर का और रिडक्शन में चलता रहता है जब तक हमारी बॉल रिलीज़ हुई, और जब तक हम काउंटर बैक अपनी पूरी फुल पोजीशन में बैक टू नॉर्मल नहीं आ जाते। सो ड्यू टू हाई फोर्सेस, इतनी ज़्यादा हमारी फोर्सेस जनरेट हो चुकी हैं कि जो हमारे पोस्टीरियर मसल्स होते हैं वो हाईली ससेप्टेबल होते हैं टेंसाइल ओवरलोड के लिए। हमारा इंटरनल रोटेशन इतना हो जाता है कि जो हमारे आगे की मसल्स हैं उसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट होती है। टेंसाइल ओवरलोडिंग होने की वजह से वो खिंचती हैं पीछे की मसल्स, जिसकी वजह से हमारे जो कफ टीयर्स होते हैं वो होने के चांसेस हैं, लेब्रल टीयर के होने के चांसेस है, जो लेब्रम ग्लिनॉइड लेब्रम होता है उसमें टीयरिंग होने के चांसेस हैं, एंड बाइसेप्स पैथोलॉजी, क्योंकि हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जहाँ पे ओरिजिनेट करता है कोरैकोइड प्रोसेस में से, तो वहाँ पे हमें होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट इज़ फॉलो थ्रो फेज। फॉलो थ्रो फेज में क्या, इट इज़ द फेज वेयर द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव इन द फॉरवर्ड अंटिल द आर्म हैज़ सीज्ड मोशन। अब इसमें हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यूस आगे की तरफ टिल्ट होती रहेगी जब तक कि हमारी जो आर्म की जो मोशन है वो सीज ना हो जाए, कम ना हो जाए, हम नॉर्मल बैक टू अपने पोजीशन में ना आ जाएं। इसके लिए हमारी जो ट्रंक एक्सटेंसर्स हैं वो कॉन्सेंट्रिकली हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि हमारा ट्रंक कॉन्ट्रैक्ट हो और अपराइट पोस्चर में हम आ सकें। हमारा रेस्ट ऑफ द जो बॉडी है वो हमारी आर्म, पाइवेट लेग, हिप फ्लेक्सर्स मूव, वो हमारे जो पाइवेट लेग अब तक फिक्स था वो आगे मूव करेगा फॉरवर्ड और हमें नॉर्मल बैक टू पोजीशन में लाएगा, जिस एकदम जैसे फील्डिंग पोजीशन में, जब हम स्टार्टिंग पोजीशन में थे ऐसे में लाएगा। तो इसमें हमारा जो एल्बो है वो रिबाउंड इफेक्ट दिखाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अभी तक एक्सटेंशन में था, अब यहाँ पे जब हम कोसेंट्रिकली ट्रंक का एक्सटेंशन हो रहा है, एल्बो का फ्लेक्शन होगा, तो हम अपनी फील्डिंग पोजीशन में वापस आ सकेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट द बॉलिंग बायोमैकेनिक्स, जो हमारा मेजरली रोल प्ले करता है कि इन्हीं फेजेस में हमें, क्योंकि हमने बोला कि इनमें मसल एक्टिवेशन, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स हमारा जनरेट हो रहा है, तो इसमें हमारे ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस हैं। जितने भी लेब्रम टीयर्स होते हैं, हमारी इम्पिंजमेंट होती है, जो ट्रांसवर्स लिगामेंट होती है हमारे पीछे की तरफ, क्योंकि वो स्ट्रेच हो रही है, तो हमारे डिसलरेशन फेज में वो मेनली इंजरीज होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें स्कैपुला का एक मेजर रोल जो है हमारी बॉलिंग में, थ्रोइंग में, वो एक पढ़ना ज़रूरी है। फॉर ऑप्टिमल शोल्डर फंक्शन एंड टू डिक्रीज इंजरी रिस्क द स्कैपुला मस्ट मूव इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। हमारी अगर शोल्डर की ऑप्टिमल फंक्शन चाहिए हमें और इंजरीज कम चाहिए, तो हमें हमारी स्कैपुला कोऑर्डिनेटेड वे में काम करनी चाहिए। नॉर्मल स्कैपुलोथोरैसिक रिदम, जो हमारी स्कैपुला रोटेट करता है अपवर्ड्स, एंड जब भी हम शोल्डर का एलिवेशन और फ्लेक्शन करते हैं तो वो हमारा प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे क्या होगा, विच अलाउज द स्कैपुला टू रोटेट अपवर्डली ड्यूरिंग एबडक्शन, ब्रिंगिंग द ग्लिनॉइड फोसा डायरेक्टली अंडर द ह्यूमरल हेड
टू द स्टेबिलिटी टू ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। जैसे हमने ग्लिनोह्यूमरल रिदम में पढ़ा था कि हमारा पूरा जो इतना भी एनाटॉमिकल जॉइंट और फिजियोलॉजिकल जॉइंट्स होते हैं वो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में हमारा फिजियोलॉजिकल जॉइंट आता है। तो प्रॉपर हमें जो 180 डिग्री हमारा फ्लेक्शन जा रहा था उसमें हमारा स्कैपुला का एक मेजर रोल होता है। तो उसी के लिए हमारे जो थ्रोइंग में भी हमारा स्कैपुला एक उसकी बायोमैकेनिक्स पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमारा स्कैपुला अपवर्ड रोटेट नहीं करेगा तो हमारा पूरा मोशन नहीं हो पाएगा। एट लास्ट वो इंजरीज़ जो हैं, हमारे रिस्क ऑफ इंजरीज़ के जो चांसेस हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। सो कॉमन इंजरीज़ जो हमें शोल्डर इंजरीज़ देखने को मिलती हैं अगर हमारी फॉल्टी बायोमैकेनिक्स होगी। वाइंड अप फेज़ में तो ऐसा क्योंकि हमारी शोल्डर मसल्स हमने पढ़ा था वो इनएक्टिव होती हैं तो कोई शोल्डर पे इंजरी देखने को नहीं मिलती। कॉकिंग फेज़ में क्या होगा, हमारे इंटरनल इम्पिंजमेंट, ग्लिनॉइड लेब्रम लीजन और सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने बोला था इसमें हमारा जो स्कैपुला वो मैक्सिमली रिट्रैक्ट करता है। अब जब मैक्सिमली रिट्रैक्ट करेगा तो हमारे जो ग्लिनॉइड लीजन है और सब एक्रोमियल है उसमें इम्पिंजमेंट होने के चांसेस है, उसमें दबाव आएगा नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन में क्या है, एक्सेलरेशन फेज़ में हमने पढ़ा था हमारा मैक्सिमली एक्सटर्नल रोटेशन से हमारा डायरेक्ट एकदम इंटरनल रोटेशन में जाता है तो उससे हमारी शोल्डर इंस्टेबिलिटी होने के चांसेस हैं, टेंडन्स में टीयर होने के चांसेस हैं, लेब्रम टीयर होने के चांस। नेक्स्ट इज डिसेलरेशन फेज़। डिसेलरेशन फेज़ हमें पता है सबसे वायलेंट फेज़ होता है। इसमें मैक्सिमम हमारा जो फोर्स प्रोडक्शन होता है इसी फेज़ में होता है। तो इसमें हमें लीजन्स और टीयरिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं। तो मेनली हमें रोटेटर कफ लीजन्स, उनके टीयर, लेब्रम का टीयर देखने को मिलेगा। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का अटैचमेंट जहाँ होता है, क्योंकि हमें पता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप हमारा ऑरिजिनेट करता है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से। तो हमारे जो ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है हमें पता है वो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो उन सब का जब हम एडक्शन और इंटरनल रोटेशन करते हैं तो हमारे जो हेड है वो ग्लिनॉइड कैविटी से पास में आता है और वो इंटरनली रोटेशन में जाके तो वहाँ इम्पिंजमेंट कॉज करता है। उसकी वजह से वहाँ पे हमें जो बाइसेप्स का हेड है उधर सबलक्सेशन और टीयरिंग देखने को मिल सकती है। लास्ट इज़ फॉलो थ्रू फेज़। इसमें हमें सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्लिनॉइड लेब्रम पर, जहाँ मैंने अभी बताया ओरिजिनेट होता है बाइसेप्स, हमारी जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है उसका ओरिजिनेट होता है, वहाँ पे हमें टीयरिंग देखने को मिलती है क्योंकि ये कंटिन्यूअस हम इंटरनल रोटेशन में जा रहे हैं जब तक कि हमारी पूरा पोस्चर हम कम बैक टू नॉर्मल नहीं आ जाते। तो उसमें हमारे सुप्राएक्रोमियल इम्पिंजमेंट और बाइसेप्स की टेंडन का जो टीयरिंग है वो देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।